हम जो अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे मार्च से लेकर के, उसमें हमने कुछ चेंजेस लाया है और वो चेंजेस हमने अप्रैल से उसको मतलब जो कंटेंट हमने क्रिएट किया है उसको अप्रैल से एक तरीके से एप्लीकेबल किया है। अब इसमें क्या है कि हमने कुछ ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश की है, थोड़ा और डिटेल में कंटेंट है इसमें, ताकि एसएससी के भी और अदर पीएससी के भी अगर कोई पेपर देते हैं, आरबीआई सेबी का भी पेपर आप दे रहे हैं, तो आप उससे कुछ कंटेंट निकाल पाओ, क्वेश्चन निकाल पाओ। और डेफिनेटली यहाँ हमने टॉपिक को इस तरीके से रखा है कि हर एक सेगमेंट के एग्जामिनेशन के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट है इसमें। बैंकिंग के ऊपर में अपना ज़्यादा फोकस था, क्योंकि बैंकिंग में करंट इवेंट ज़्यादा आते हैं, लेकिन उस करंट इवेंट से जुड़े जुड़े क्वेश्चन या उससे ही कुछ मिलता हुआ क्वेश्चन या उसी के इंटरनल कुछ क्वेश्चन या हिस्टोरिक बैकग्राउंड के ऊपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं ये आपको एसएससी या फिर पीएससी के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक होगा अप्रैल में, ऐसे 5-6 अप्रैल के लिए ही केवल लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो पहला जो है हमारा आरोग्य सेतु, ठीक है। इतना इजी है कि यहाँ से क्वेश्चन आप कुछ भी आएगा बना दोगे। एक आध ही क्वेश्चन दिख सकता है कि भाई ये आरोग्य सेतु ऐप किस बीमारी को लड़ने को बनाया गया था, तो कोविड-19। इतना इजी है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, क्या कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ब्लूटूथ और एल्गोरिदम है कुछ इसके अंदर में, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है कि नहीं करती, या फिर ऑप्शन दे करके क्या यूज करती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया, ये कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो आपके डे टू डे पैटर्न को देखते हुए ये प्रिडिक्ट करती है, कुछ आगे का सोचती है कि आपका ये मूव ऐसा होगा, ये चीज़ों को रिकॉर्ड करती चलती है और उसका इस्तेमाल आपके फ्यूचर एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करने के लिए करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हमने बस इसलिए रखा है ताकि आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ो, इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आज की डेट में अगर आप देखो कि इसका इस्तेमाल बैंक में कहाँ होता है, बैंक क्या करती है ना, आपके एक्सपेंस के पैटर्न को देखती है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। क्योंकि वो ट्रेडिशनल ज़माना, वो लोन लेना इस तरीके का बहुत चेंज आ गया है। आपके एक्सपेंस पैटर्न को ही ऑब्जर्व करके बैंक उस हिसाब से लोन प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। तो ये बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटरव्यू के लिए इस चीज़ को ड्रॉ करिएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग ये आपको ऐसे में भी आ सकता है एसबीआईपीओ के, और जेन्युइन बेसिस पे आपको जानना चाहिए क्योंकि यही फ्यूचर है, ठीक है। अब यहाँ एक और वर्ड है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरोग्य सेतु ऐप काम इसी तरीके से करता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो आपके बगल से गुजर गया तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि हो सकता है कि आप भी इन्फेक्ट हो गए हो। कितना समय आप उसके साथ बिताते हो ये ऐप रिकॉर्ड करेगा, है ना। आपने देखा ना यहाँ पे ब्लूटूथ कुछ एल्गोरिदम है, जीपीएस है, तो वो ट्रैक करेगा आपके आसपास कितने लोग इन्फेक्टेड है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेगा कि इन्फेक्शन का लेवल कितना है, कितने दिन से इन्फेक्टेड है, ठीक है। अगर उसने वो डेटा उसमें प्रॉपरली डाली होगी तो, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, नज़दीकी। जैसे हमारे मोबाइल में क्या होता है, जब आप देखोगे ईयरफोन के पास में एक सेंसर होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जब आप फ़ोन को अपने कान के पास लाते हो तो लाइट ऑफ हो जाती है, जब दूर जाती है तो लाइट जलती है। वो क्यों काम करता है, क्योंकि फ़ोन में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो डिस्टेंस को मेज़र करता है। याद रखिएगा प्रॉक्सिमिटी वर्ड ये हमेशा डिस्टेंस के लिए यूज होता है, छोटे डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, काफ़ी समझ गए, इससे जो दो तीन कुछ चीज़ें आ सकती है पेपर में, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट पीएम केयर्स फंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, लोग डिबेट कर रहे हैं, तो जो डिबेट करते हैं उससे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग भी इसको इस तरह से लेके चलेंगे। तो ये डेट याद रखना उतना कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए पीएम केयर्स फंड कोरोना के लिए लाया गया था। इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म, इसका भी फुल फॉर्म है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बस याद रख लेना एक बार, पेपर में आने का चांसेस कम है लेकिन फिर भी याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, केयर्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि केयर्स फंड जो है वो उसमें अदर कंट्री को भी इंक्लूड करते हैं, वो भी एक ग्लोबल लेवल पे ऐसा फंड बनाया जाए जिसमें अदर कंट्री एक दूसरे को, जो कंट्री पुअर है, वीक है, उनकी हेल्प के लिए भी ऐसा पोर्टल एक बनाया जाए जहाँ पे बड़ी बड़ी देश उसमें कंट्रीब्यूशन दे सके, ठीक है।
जैसे कि अफ्रीकन देश, साउथ ईस्ट एशियन देश जो हैं, जो वीक हैं, जो पुअर है, जिनका हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं, उनके लिए अभी याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का एक फेज है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट की आवश्यकता है गवर्नमेंट को, जो उनके अपने एक्सपेंस है, ठीक है। रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा हुआ, एक्स्ट्रा एक्सपेंस गवर्नमेंट के पास में आ गई है, तो जो भी हेल्थ केयर में खर्च हो रहा है उसको चाहते गवर्नमेंट के लोगों के कंट्रीब्यूशन से इसको मैनेज किया जाए, इसलिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया और उसमें लोगों ने लगभग 10,000 करोड़ के आसपास में टिल डेट डोनेशन भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कॉम्पोजिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है पीएससी के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल इस तरीके से आपको काम नहीं आने वाला, पीएससी के लिए काम क्या है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो पीएमएस के चेयरपर्सन, ये एक क्वेश्चन बैंक में आ सकता है कि भाई पीएम के एस का चेयरपर्सन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है क्या, कि डिफेंस मिनिस्टर है क्या, कि प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर है, क्वेश्चन एक बन सकते हैं ऐसे। बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे, जो पीएससी के लिए याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डोनेशन टू फंड कैन एवेल 100% टैक्स एग्जाम्पशन, पूरा का पूरा। अगर आप 1 लाख देते हो तो 1 लाख रुपए की टैक्स छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो भी ये फिनांशियल में आप डोनेशन करोगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कितना मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन बना देते हैं कि 50% है, 60% है, ठीक है, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। 100% जितना भी दोगे पूरा का पूरा टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा। पीएम के से डिफरेंट फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, PMNRF। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रेगुलर जो नेशनल रिलीफ फंड है ना, ये एक रेगुलर चीज़ था और केएस इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखते हैं कि आखिर क्या था। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हमने रखा है। अच्छा, ये एक चीज़ क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड। अभी तक क्या था ना, आप पहले इस पॉइंट के ऊपर में आओ, ठीक है। जो 2004 में सुनामी आया था ना, काफ़ी तमिलनाडु, अंडमान निकोबार के एरिया में काफ़ी जो तबाही हुई थी, इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज में काफ़ी तबाही हुई थी। उसके बाद से गवर्नमेंट ने, उस समय गवर्नमेंट काफ़ी फॉरेन एड लिया, मतलब कुछ कंट्रीज़ ने भी हेल्प करी। उसके बाद हमारे जो बाहर लोग रहते हैं, एनआरआई पीपल, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद ये डिसाइड करा कि इस तरीके से हेल्प लेने पर थोड़ा क्या होता है कि जो प्रतिष्ठा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। मतलब आपको भी एक पुअर कंट्री समझ लेते हैं और थोड़ा आपके प्रति हो सकता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नज़रिए बदल जाए। तो गवर्नमेंट ने 2004 के बाद में इस चीज़ को बंद कर दिया कि नहीं, हमें कोई एड नहीं चाहिए। और उन्होंने सारा का सारा जो एड है ये अपने से इंटरनल कलेक्शन से जुटाने का प्रयास किया और करती आई है तब से। जैसे कि इंसिडेंट और यहाँ मेंशन है कि 2018 में जब केरल में फ्लड आया था तो सऊदी अरेबिया की कंट्री ने और 2-3 और कंट्री ने भी काफ़ी मदद करने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हमें नहीं चाहिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं रीज़न क्या है। लेकिन इस कोरोना के केस में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ओपन किया है कि आप बाहर से भी पैसा अगर देना चाहो तो इसमें दे सकते हो, खासकर फॉरेन गवर्नमेंट और एनजीओ और नेशनल वो हैं, वो दे सकते हैं। कोई दूसरे देश इंडिया को देना चाहे तो वो इसमें दे सकते हैं। जो खासकर हमारे एनआरआई पीपल हैं जो बाहर में रहते हैं, वो कमाते हैं, जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी अगर वो कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जो कि टिल डेट अलाउड नहीं था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाता है इस कोरोना के फेज में, आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, हम ये डिस्कस करने वाले थे नेशनल रिलीफ फंड के बारे में। देखिए, सॉरी, इसके बारे में भी एक ही चीज़ जो काम का बन सकता है ना, वो ये है कि ये जो फंड है PMNRF, ये 1948 में ही शुरू हुआ था, ठीक है। ये इतना पुराना 1948 में, और उस समय जो हमारे पीएम थे JL नेहरू जी, उनके द्वारा ये इनिशिएट किया गया था। और इसका जो मोटो था ना, वो आज के मोटो से बिल्कुल अलग था। इसका मोटो ये था कि जो भी लोग हमारे इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन पाकिस्तानी टेरिटरी से भारत की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए कुछ एड की अरेंजमेंट करने के लिए था कि उनको अचानक से कहाँ से पैसा मिलेगा, तो NRF में जमा कराओ, और उनकी मदद के लिए इसको ओपन किया गया था पाकिस्तानी पीपल के लिए, ठीक है। तो थोड़ा वाइटल इन्फॉर्मेशन उतना तो नहीं है, पर फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि कभी इंटरव्यू में कहीं काम आ जाए, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें ही आपको दूसरे से अलग बनाती हैं इंटरव्यू में, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन दो, आप नॉलेज रखो, थोड़ा हटके नॉलेज रखो, आप आगे निकल जाओगे।
इस पे आते हैं डिफर्ड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। देखिए इसको पहले नरेशन पढ़ लेते क्या लिखा फिर एक्सप्लेन करेंगे हल्का सा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। CCYB है तो फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, पेपर में बन सकता है। और ये डिफर्ड है ना, डिफर्ड क्या है कि RBI ने डिफर्ड किया, ये इस तरीके से थोड़ा आ गया है। इसको बताए CCYB इज कैपिटल टू बी केप्ट बाय बैंक टू मीट बिजनेस साइकिल रिलेटेड रिस्क, ठीक है, क्या होता है डिस्कस करेंगे। इट इज एम टू प्रोटेक्ट द बैंकिंग सेक्टर अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन लाइक रिसेशन। समझ के शायद समझ गए होंगे आप। देखिए क्या होता है, एक व्यापारी की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते वो छाता के व्यापारी है या छाता बनाने वाला या फिर उलन क्लॉथ, तो उनके बिजनेस का एक फेज आता है ना। क्या फेज आता है, अगर वो छाता के व्यापारी है, अम्ब्रेला के मर्चेंट है या मैन्युफैक्चरर है, तो उसकी मैक्सिमम जो अम्ब्रेला की सेल होगी वो कब होगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास, जब रेनफॉल होता है तभी तो मानसून के समय लोगों को चाहिए। नहीं तो कौन, अच्छा धूप में भी लोग लेते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम सेल है वो क्या है उधर, ठंडी में कोई नहीं खरीदेगा। उसी तरीके से जो उलन क्लोथ्स है उनको वो कब ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे, ठंडी के फेज में। अब गर्मी में उलन क्लोथ तो चलेगा नहीं, तो वो जो लोग हैं ऐसे बिजनेसमैन हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बफर में रखते हैं कि मेरी इंडस्ट्री चलती रहे, मेरे कामगार को, लेबर को पेमेंट मिलता रहे। तो गर्मी के समय पर भी जब उनका इंडस्ट्री उतना नहीं करता, उनकी बिजनेस उतनी नहीं होती, तो भी वो कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास रखते हैं, ठीक है, तभी तो वो ठंडे में काम कर पाएंगे। तो उनका एक फेज होता है ट्रेडिंग फेज, जिसको हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं, सॉरी। उसी तरीके से बैंक में भी क्या होता है, बैंक में भी बिजनेस साइकिल के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बफर में कैपिटल रखा जाता है कि अगर अचानक से कुछ इकोनॉमिक लॉस का फेज आ जाए, रिसेशन आ जाए या किसी एक बैंक में कुछ इंटरनल इशू आ जाए, तो उनके पास में इतना पैसा साइड में होना चाहिए कि वो उसको फाइट कर सके। इसको ही बोला गया है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, ठीक है, पेपर में डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है। तो डेफिनेशन में अगर आएगा तो यही आएगा कि इट इज एम टू प्रोटेक्ट द बैंकिंग सेक्टर अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। ये बेसल 3 नॉर्म्स में, अब बेसल 3 नॉर्म्स को कभी डिस्कस करेंगे ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा कि बेसल 3 नॉर्म्स में है ये चीज। वो बेसल 1, 2, 3 नॉर्म्स है, आप हल्का फुल्का जो बैंकिंग की प्रिपरेशन में वो जानते होंगे, आपको भी क्यूरियोसिटी है तो, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है उसको, आप उसको यूट्यूब पे या गूगल पे देख सकते हैं। अभी रिसेंटली RBI है डेफर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल फिलहाल में RBI ने इसको मना किया है कि आप अभी प्रोविजनिंग हटाओ, अभी इस पैसे को यूटिलाइज करो। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस केवल आपके साथ नहीं होने वाली है, ये पूरे इंडिया में चल रही इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस अमाउंट को जिसको आपने बफर में रखा था, इसको यूज करने का शायद समय आ गया है, आप इसको यूज करो और अभी लाओ, ठीक है। 1 साल के लिए इसको डिफर किया गया है, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए काम करें, इसका डेफिनेशन बहुत काम का है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट पे आता है ETF, छूटा तो नहीं, ठीक। एक्सचेंज ट्रेड फंड के बारे में आते हैं, देख लेते पहले क्या लिखा है हमने। An ETF is basket of security that trade on the exchange just like stock। देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम समझने का कोशिश करें कि ETF क्या होता है, जैसे आप निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में जानते होंगे ना, ये क्या है, ये इंडेक्सेस है। जैसे सेंसेक्स को हम क्या बोलते हैं, BSE 30, उसमें 30 इंपॉर्टेंट इंडिकेटिव जो स्टॉक होते हैं उनकी लिस्टिंग होती है, जो मतलब लिस्टिंग तो काफ़ी स्टॉक्स की होती है, लेकिन 30 सुपीरियर बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक को उसमें लिस्ट करते, उनकी ही एक्टिविटी को देख करके हम देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कह सकते हैं। उसी तरह से निफ्टी 50 बोलते हैं, उनमें क्या है, उनमें 50 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस इंडेक्सेस में भी क्या होता है, वो अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ स्टॉक्स जो है वो एनर्जी सेक्टर के होते हैं, कुछ क्या होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के होते हैं, कुछ बैंकिंग फिनांस सेक्टर के होते हैं, कुछ होते हैं FMCG के, कुछ क्लोथिंग मार्केट के होते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पोर्टफोलियो, आप इनको सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि अलग अलग सेगमेंट को कुछ स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं।
अब होता ये है कि ETF में जैसे जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक आप परचेज करते हो किसी भी एक कंपनी का, जैसे आपने समझ लो बैंकिंग फिनांस में HDFC का स्टॉक परचेज कर लिया, ठीक है। तो जैसे वो स्टॉक आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो ना, उसी तरीके से ये जो फंड है ये भी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। अब फंड कहने का मतलब क्या होगा, जैसे हम म्यूचुअल फंड समझते हैं, उसमें क्या होता है, लोगों द्वारा पूल किया गया पैसा होता है। मतलब हजारों लाखों लोग होते हैं, वो एक जगह पैसा जमा करते हैं और उसको किसी एक बड़े फंड में लगाया जाता है या किसी बड़ी सेक्टर में लगाया जाता है। जो वो सेक्टर का ग्रोथ होता है उसी में से कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में वापस आपको प्रॉफिट के रूप में दिखाया जाता है या वो आपको मिलता है। उसी तरीके से ETF में भी क्या होता है कि एक जो सेगमेंट होती है, एक सेगमेंट में जितने भी इंडिकेटिव स्टॉक होते हैं उसका बंच बनाया जाता है और उसके थ्रू ट्रेडिंग की जाती है। जैसे कि आप मान लो आप एनर्जी सेक्टर में आप ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी शेयर होते हैं, अब थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा, आप इसको अलग से देख सकते हैं क्योंकि बिना पेन पे बोर्ड के समझाना बड़ा मुश्किल होता है। बस इतना याद रखो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ना, इनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें बंच ऑफ शेयर्स होते हैं, केवल एक शेयर नहीं, बंच ऑफ शेयर्स। जैसे एनर्जी सेक्टर का तो पूरा एनर्जी सेक्टर का शेयर होगा, आपने उसमें लगाया वो ग्रो करेगी। अच्छा, एक बढ़ी एक नीचे गई, वो मार्जिनाइज होता चला जाता है उस तरीके से। अभी इतना, अभी इसमें कन्फ्यूजन होगा तो नीचे लिखना, डिस्कस करेंगे या अलग वे में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप बेसिकली आप गूगल से एक बार देखना जरूर इसको। ETF रिफ्लेक्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडेक्सेस लाइक BSE सेंसेक्स, इस ट्रेडिंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, NAV, ठीक है। ETF शेयर प्राइस फ्लक्चुएट ऑलरेडी एट इज ब्राउटन, ठीक है। जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है उस तरह से ETF भी, क्योंकि स्टॉक ही तो है, इसका भी प्राइस ऊपर नीचे होगा और ये हर डेली बेसिस पे बाय एंड सेल हो सकता है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड दैट ओनली कैन ट्रेड ऑन वंस अ डे आफ्टर मार्केट क्लोजर। तो ये अपने काम का नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एन ETF कैन ओन 100 और 1000 ऑफ स्टॉक अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री और इट कुड बी आइसोलेटेड ऑन पार्टिकुलर। जो हमने भी बताने की कोशिश किया कि हो सकता है 2-3 इंडस्ट्री के मिक्सअप भी हो जाए, या एक पार्टिकुलर सेगमेंट हो, या 2-3 सेगमेंट का भी मिक्सअप हो सकता है ये चीज़, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि द सेंटर ऑल्सो प्लान टू इशू दी डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कंप्राइजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू वाइडन इट बेस इन्वेस्टर। अब यही सबसे काम का चीज़ है, ये भी कोरोना के सेंस में आया। क्या है कि जब ETF आप सिंपल बात कर रहे हो, अच्छा जैसे भारत ETF आया था, भारत 22 बोल करके, इस तरीके से, वो भी एग्जाम्पल में याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी हम ETF की बात करें, हम हमेशा स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक इक्विटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्लान लाया है कि अब आप डेप्ट को भी, जो डेट है उसको भी आप ETF के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। इससे क्या होगा, तो छोटे छोटे इन्वेस्टर, उनको भी इनमें इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा डालने का मौका मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिल पाता था। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए एक अमाउंट जो कुछ ज़्यादा ही, बहुत बड़ा अमाउंट की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अभी इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अगेन ये भी पूलिंग हो जाएगा, है ना। इसमें लोग, ढेर सारे लोग मिलकर पैसा जमा कर पाएंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर पाएंगे। तो इससे ये चीज़ होगा कि गवर्नमेंट को जो फंड की आवश्यकता है वो आसानी से हो पाएगी, क्योंकि छोटे छोटे लोग तो जमा कर पाएंगे ना थोड़ा मोड़ा अमाउंट। तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर उनके लिए जो PCS या RBI या SEBI का पेपर देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर डिटेल में आप पढ़िएगा, ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं वो बिल्कुल 100% रिस्क फ्री होते हैं, मतलब उनमें डूबने का कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है PM गरीब कल्याण अन्न योजना, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा डिस्कस तो इस पर नहीं होगा। गरीब कल्याण तो आप देख रहे, क्योंकि कोरोना के सेंस में गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है, 80 करोड़ लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है, लगभग 2/3 पॉपुलेशन है, इनको राशन दिया जाएगा। जिनके पास में राशन नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, 80 करोड़ लोग, ठीक है, इनको इसमें कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फिगर है इसके लिए। और इसमें कुछ एक जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया है कि 1 kg पर फैमिली ये पल्सेस दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन बना दे, चांसेस बहुत कम है पर फिर भी बना सकते हैं। आते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी कोरोना के सेंस में इसमें कुछ चेंजेस किया गया है।
फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री अनाउंस 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज। एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा क्या कि फिनांस मिनिस्ट्री ने 1.7 करोड़ का पैकेज लाया तो था, लेकिन किस स्कीम के अंडर में? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर, इसके तहत इन्होंने इसको रिलीज किया। या उल्टा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 करोड़ रुपए दिए तो गए थे, पर वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए थे? तो फिनांस मिनिस्टर। तो सीधे देखिए, एक से ही 3 क्वेश्चन कम से कम मेरा बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद में इसमें 2-3 चीज़ें और जो है वो है क्या, जितने भी हेल्थ केयर मतलब हमारे वर्कर हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, वार्ड बॉय हो गए, इनका 50 लाख का इंश्योरेंस करा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल, ऐसे जितने भी लोग हैं इनके, यानी कि कुल कितने 22 लाख लोगों का एक इंश्योरेंस करा गया है 50 लाख रुपए का। अगर उनकी डेथ कोरोना से हो जाती है तो इम्पॉर्टेंट है, 22 लाख फिगर इम्पॉर्टेंट है, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, ये वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी किसके तहत है, क्वेश्चन उठाएंगे आपसे कि 50 लाख रुपए का तो था, पर वो किसके तहत था? तो गरीब कल्याण पैकेज के अंदर में ही था, जो 1.7 लाख करोड़ का पैकेज था। नेक्स्ट पे आते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो पीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, जो आरबीआई और इनका प्रिपरेशन करते हैं, जो बैंक का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी। आपको इसमें हर एक लाइन में ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको भी आपको अलग से अच्छे से कवर करना है। हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पढ़ते क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम वाज ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हिस्टोरिक बैकग्राउंड जैसे हमने बोला, क्वेश्चन यहाँ पे है 1997 में ये शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन कि WMA कब आया? WMA स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू मीट द मिसमैचेज इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसको एग्जांपल बहुत सिंपल समझते हैं। जैसे क्या होता है, हम जो सैलरीड पीपल है, ठीक है, उनका एक फिक्स सैलरी होता है। मान लो 20,000 रुपये कोई कमा रहा हुआ है, अचानक से उसके पास कुछ सडन रिक्वायरमेंट आ जाती है, हो सकता है मेडिकल इशू हो जाए या कोई भी अनफॉर्सीन जैसा सिचुएशन हो जाए, या सडन मान लो उसको 2,000 की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करेगा? वो तो कुछ कहीं ना कहीं से लेंडिंग करेगा ना, पैसे लेगा कहीं ना कहीं से, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड से ले सकता है, फैमिली से ले सकता है, ठीक है, या हो सकता है कहीं बैंक से भी ले ले, पर वो तो कोई बात नहीं बनी। मतलब वो 2,000-4,000 रुपये सडनली किसी से ले सकता है, बिना किसी तरीके का मॉर्गेज कुछ दिए हुए, गिरवी रखे हुए, उसको पैसा मिल जाएगा। इसी पैसे को हम WMA बोल सकते हैं कि सडन नीड के लिए मिसमैच हुआ ना। एक्सपेंस 22,000 रुपये की थी, रेवेन्यू या इनकम 20,000 रुपये का हुआ, 2,000 रुपये शॉर्टेज है, इसको कहाँ से लाएंगे? तो हमने किसी से लेकर के पूरा कर लिया। फिर क्या होगा, मेरे पास थोड़े समय के बाद में हो सकता है वो पैसा वापस आ जाए, या अगले महीने तो सैलरी वापस आ ही रही है, हम उससे इसको दूसरी चीज़ को रिड्यूस करके इसको पे कर देंगे, ठीक है। एकदम सेम चीज़ जो है वो सेंटर और स्टेट पे भी एप्लीकेबल होता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी महीने उनके पास में रेवेन्यू कम आए, लेकिन उनके एक्सपेंस जो है वो तो रिकरिंग एक्सपेंस है ना, वो रेगुलर एक्सपेंस, जैसे सैलरी देना, एक्सपेंसेस देना, किराया देना, जो भी लीज पे रखा है उनका पेमेंट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या टैक्सेस देना, ये तो फिक्स है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर मंथ में या किसी एक पार्टिकुलर क्वार्टर में उनके पास कुछ अमाउंट की शॉर्टेजेस हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वो बाय द मीन्स ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस वो आरबीआई से क्विक रिलीफ ले सकते हैं, आरबीआई से पैसा ले सकते हैं बिना किसी मॉर्गेज का, और जब उनके पास वो रेवेन्यू वापस आ जाए वो आरबीआई को वापस दे सकते हैं लगभग 90 दिनों के भीतर भीतर, ठीक है। इसके ऊपर में रेपो रेट एप्लीकेबल होता है, शायद आप क्लियर हो गए हो, ठीक है। और ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। स्टेट, सेंटर, ये इनसे पैसा लेते रहती है, उनका चलता रहता है ये चीज़ को। अब मेरे हिसाब से कोर मुद्दा समझ गए। क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ क्या क्या बन सकते हैं। तो 1997 में ये स्कीम शुरू हुई, कौन करता? तो आरबीआई के द्वारा। कितने समय के लिए ले सकते हैं? तो 90 दिनों के लिए। इस पे इंटरेस्ट क्या चार्ज होता है? तो जो रेपो है वही। तो अभी तक देखेंगे हमने 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो यही इसी में बनाए, 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट यहाँ से निकल गए, कुछ बना सकते हैं। अगर ये 90 दिन से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, इसको एक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और इस पर रेपो प्लस 2% ज़्यादा का
इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि अगर किसी स्टेट ने पैसा लिया है WMA के थ्रू और उन्होंने 95 डेज में पे करी है तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा, तो 2%। ठीक है, कितना का, रेपो प्लस 2% एक्स्ट्रा। ठीक है, लिमिट जो है ये तो RBI और गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहाँ पर क्या है ना कि लिमिट में चेंजेस किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है कि वो 1.20 लाख हो गया है। ठीक है, 1.20 लाख इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जो पहले 75,000 करोड़ हुआ करता था। दिस इज टू कंपनसेट फॉर द कैश फ्लो मिसमैच इन द फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू कोविड। समझ गए ना, आपको सब कुछ कोरोना की वजह से और इकोनॉमी की पूरी हालत खराब है। चलिए, नीचे वाला तो हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। अच्छा, ये अचानक से WWF क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है। तो अब बस याद रखिएगा 2-3 फैक्ट। WWF का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, 1961 में आया था और इसकी हेडक्वार्टर जो है ज़्यादातर स्विट्जरलैंड पूछते हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये क्या करती है, जितने भी वन्य जीव हैं, फॉरेस्ट है, उसको कंजर्व करने का काम करती है, उनके लिए फंड देती है और उनको बचाने का प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है इसको बचाने का प्रयास करती है। क्यों आया था, क्योंकि अर्थ आवर के ऊपर में, ये बहुत बार पूछ चुके हैं पेपर, अर्थ आवर में ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक जागरूक करने का अच्छा तरीका है। तो क्वेश्चन बनेगा पहला कि अर्थ आवर जो है वो कौन सेलिब्रेट करता है, तो WWF। फर्स्ट क्वेश्चन, कब शुरू हुआ, 2007 में शुरू हुआ। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, कब होता है, तो सैटरडे, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। शायद तीसरा क्वेश्चन, बैंकिंग में ऐसे ऐसे एक आध क्वेश्चन देते हैं जिसका कोई आंसर तो कोई सोच नहीं पाता है, वो 1 नंबर आपका खा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर याद रखे तो बहुत अच्छी बात है। 180 कंट्रीज है, इतना कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। 8, 8:30 से 9:30 उतना भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐड पर लोकल टाइमिंग है तो हर कंट्री में चेंज होता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। द आइडिया इज टू रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ नॉन एसेंशियल लाइटिंग टू सेव एनर्जी एज ए सिंबॉलिक कॉल फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब एक जागरूक करने का प्रयास है कि अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप बिजली को बंद कर दो। इससे क्या होगा कि अर्थ पे अवेलेबल रिसोर्सेस हो सकता है कि बच जाए, थोड़ा सा कंजम्पशन उनका कम हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर याद रखिएगा। अर्थ आवर का 2-3 चीज़ जो है ना, इट हेल्प क्रिएट 3.5 मिलियन हेक्टेयर मरीन प्रोटेक्टेड इन अर्जेंटीना। नॉट इम्पॉर्टेंट, उतना नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलापागोस आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में आपको अलग अलग डिफरेंट पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिला हो गया, हर आप पेपर में शायद क्वेश्चन देखते पाए होंगे। इसके बारे में कुछ 2-3 चीज़ें ब्रीफ में बता देते हैं, बहुत काम का है। कारण क्या है, ये एक पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड का मतलब क्या, वॉल्केनो और इरप्शन के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है और ये ऐसा इसको माना जाता है कि एक लिविंग म्यूजियम है। इसके अंदर में या इस आइलैंड पर ऐसे ऐसे जीव जंतु मिलते हैं जो विश्व में कहीं और नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसी ऐसी स्पीसीज जो केवल यही मिलती है और विश्व में दूसरी जगह कहीं नहीं मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड होकर आता है, पेपर में 2-3 बार पूछा गया है, चार्ल्स डार्विन जिन्होंने वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, वो 1835 में इस आइलैंड पर गए थे और यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और इसी के ऊपर में उनकी रिसर्च काफ़ी आधारित है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन की है और 2-3 और भी चीज़ें हैं डार्विन की। तो याद रखिएगा कि डार्विन ने कौन से आइलैंड को विजिट किया था, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, और ये इक्वाडोर के पास में है, आप इसको फैक्चुअली थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में इक्वाडोर के पास में, शायद इक्वाडोर ही है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है क्योंकि हमने ऐसा नहीं देखा इसके लिए, आप इसको रेक्टिफाई देखिएगा, इक्वाडोर ही है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसके लिए आपको बहुत विशेष नहीं जानना, बस 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि SSC के लिए भी हमने इस कंटेंट को बना दिया था। तो बस ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा। तो 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड द थर्ड टायर विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
फैक्चुअल चीज़ देख लीजिए, आपको हम समझा देते हैं एक्चुअली में है क्या। फॉरेस्ट राइट एक्ट का मतलब क्या है ना, इसको बहुत सिंपल में बोले तो ये उनके लिए बना हुआ है। जैसे आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 और 6 है, थोड़ा सा उसका डिस्कशन आप अलग से देखिएगा, बस हम यहाँ पे मिल करके बता देते हैं। होता ये इसमें ये है कि जो हमारे ट्राइबल पीपल है, ठीक है, सपोज कोई एरिया है, कोई प्लेस है, ठीक है, ये फॉरेस्ट ही है सपोज, ठीक है, आप तो फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ये एक फॉरेस्ट है, इसके अंदर में हो सकता है कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी रह रही हो। तो होगा क्या कि अगर इसके किसी भी इस एरिया के स्टेटस में कोई भी चेंजेस किया जाता है, जैसे सेंचुरी बना दिया गया या फिर कुछ भी चेंजेस करते हैं, या फिर हो सकता है कि इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करने का प्रयास करें, कुछ भी करने का प्रयास करें, तो ये जो ट्राइबल है जो यहाँ रह रहा है, सदियों से रह रहा है, हो सकता है कि हजारों साल से रह रहा हो, तो वो कहाँ जाएगा, है ना। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये इस ट्राइबल पीपल को ये अधिकार देता है कि वो इस पीस ऑफ लैंड में रह सके और ये पीस ऑफ लैंड उससे कोई नहीं छीन सकता। ये उनको एक तरीके से इस पर लीगल राइट देता है, मालिकाना हक भी आप बोल सकते हो वो देता है। इसके लिए 2-3 क्राइटेरिया हैं, वो ये है, बस सिंपल क्राइटेरिया है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इसको वहाँ पर 75 साल से ज़्यादा रहने का होना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ट्राइबल जरूर है पर वो रिसेंटली वहाँ सेटल हो गए हैं तो उनका राइट नहीं होगा। 75 साल से रह रहे हैं या उससे ज़्यादा साल से रह रहे तो ही उनका पहला राइट होगा, ये ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कोई भी एक परिवार है तो 4 हेक्टेयर प्रॉपर्टी या ज़मीन वो बोल सकता है ये हमारी है, उसकी कोई लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं है, वो उसके पास बस होना चाहिए। वो तो उसका कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल वो चलता आ रहा हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर करता हो, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे याद रखिए, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट याद रखिएगा, इसको अलग से भी करिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड बस एक और चीज़ आता है, टेरी, TERI, फैक्चुअल बिल्कुल याद रखिएगा। टेरी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। पहले इसका नाम होता था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाद में बदल के क्या हो गया, दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। 2003 में नाम चेंज हुआ, ठीक है, और 1974 में ईस्ट बेस्ट हुआ था। नेक्स्ट बात, सॉरी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये भी क्यों आ रहा है, क्योंकि कोरोना न्यूज़ में है और केवल इसी पॉइंट के लिए यूज में आ रहा है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, क्यों, जो काम का चीज़ उस पर केवल आता है वो इसलिए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर इज एशियाज लार्जेस्ट गिफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर कंडक्टेड बाई EPCH। 49th एडिशन ऑफ द फेयर हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू कोविड। ये होने वाला था, ठीक है, एशिया लार्जेस्ट गिफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर, ये कोरोना की वजह से डिले हो गया, तो यहाँ न्यूज़ में काफ़ी आया कि डिले हो गया, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा क्या है। मेरा चांस उतना नहीं है कि बैंकिंग के पेपर में PSC में हो सकता है पूछ दे। प्रोजेक्ट प्राण, अभी जैसे कोरोना का फेज चल रहा है, आप जानते होंगे, न्यूज़ में देखा होगा आपने कि वेंटिलेटर्स क्या हो सकता है। वेंटिलेटर्स ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि सांस लेने में मदद करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि कोरोना में लंग में इन्फेक्शन काफ़ी हो रहा है, तो ऐसे एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गेनी आप बोल सकते हो, इसकी नीड पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ रही है। आप देख रहे हो कि जिनको भी बचाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर की मदद से बचाया जा रहा है, और जिनकी डेथ भी हो जा रही है वो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर न मिलने की वजह से ही डेथ हो जा रही है, बहुत से लोगों की जो अर्ली फेज में ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो विश्व की हर कंपनी लगभग जो बना सकती थी वेंटिलेटर, उन्होंने वेंटिलेटर बनाया, और बहुत सी ऐसी कंट्री थी, बहुत से ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज थी, जिन्होंने अपने एंड पे रिसर्च किया कि किस तरीके से छोटे वेंटिलेटर्स बनाए जा पाए तुरंत, क्विक। तो IISc बेंगलोर, जो हमारे काफ़ी रेपुटेड या बोल सकते हैं इंडिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, IISc बेंगलोर, इन्होंने भी एक वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप बनाया है जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट प्राण, ठीक है। एक तरीके से ये छोटा वेंटिलेटर, आप जैसे इमेज में देख रहे हो ना, छोटा वेंटिलेटर है जो कि कुछ हद तक तो जरूर मदद करेगा। डेवलप यूजिंग मटेरियल्स रेडली अवेलेबल इंडिया, मतलब जो अपने मतलब फुल्ली मेड इन इंडिया है, जो हमारे पास अवेलेबल था उसके तहत ही बनाया गया है।
अगेन अब यहाँ पे क्या है कि ये सब पढ़ करके आपको कुछ बहुत हेल्प नहीं मिलने वाला, जरूरी बस देख लीजिएगा। याद रखना है बस क्या, प्रोजेक्ट प्राण ये किससे रिलेटेड है, ये वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ है और इसको किसने बनाया था, IISc बेंगलुरु ने। प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट, नप्पा। नप्पा ये आप देखते हो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। ये क्या करती है ना, ड्रग्स के प्राइस बताती है, जो भी हमारे मेडिसिन ये सब होती हैं इसकी प्राइस को बताती है। ये एक PMRU इन्होंने बनाया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, ये देखेंगे क्यों आया है न्यूज़ में एक क्वेश्चन कि भाई PMRU ये किधर, जम्मू एंड कश्मीर में। हालांकि ये 11 और स्टेट में अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर नया एडिशन है इसके अंदर में। ये क्या करती है, ड्रग प्राइस को कंट्रोल करती है, ठीक है, सिंपल वर्ड में, कि क्या रेट होगा नहीं होगा, सस्ते रेट पे देना। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 100 रुपये की चीज़ 400-500 में बेचना शुरू कर दे, थोड़ा प्रॉफिट रखे 110-20 रुपये, उसके बाद उसको बेचे, ठीक है। यहाँ एक ये काम का चीज़ है, ठीक है। DPCO याद रखिएगा कि जो ड्रग प्राइस होता है नहीं कौन डिसाइड करती है, DPCO करती है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। तो जो एक आध क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है न्यू एडिशन है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट में, जो कि एक सेटअप है किसके द्वारा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नप्पा। और ये DPCO ये भी ये जो है ये डिसीजन लेती है कि क्या प्राइस, जैसे हमने देखा होगा ना मास्क वगैरह सैनिटाइजर का, इन सब चीज़ों का प्राइस रेगुलेट किया गया। ये किसके द्वारा, DPCO के द्वारा ही ये चीज़ किया गया था। और ये भी क्यों आया है, कोरोना से लड़ने को आया है। तो हर एक स्टेप अगर है तो वो कोरोना के ही वजह से ही है। ई-नाम प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। NAM का फुल फॉर्म यहाँ पे हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। अभी अब अच्छा एक और वर्ड यहाँ पे आया है, कौन सा, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, APMC। अभी देख लीजिए बहुत सिंपल, जैसे हम फ्लिपकार्ट देखते हैं, फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, जो भी वो एक क्या है, एक बहुत बड़ा एक दुकान ही है ना, शॉप है एक तरीके का। अलग अलग प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करके रखा है। उसकी पूरी डिटेल है, स्पेसिफिकेशन है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो क्या स्पेसिफिकेशन है, कितना वाट कंज्यूम करता है नहीं करता है, सब है। तो आप जब आपको कुछ परचेस करना होता है तो क्या होता है, आप वहीं पे देखते हो, कोई आदमी आपको नहीं दिखाता, आपसे नहीं पूछता है क्या चाहिए, तो ऐसा नहीं ना, वह सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वालिटी दिखाया गया है, रेटिंग्स देते हैं ना 4.5 4.6, तो आपको दिखता है कि ये हाईली रेटेड प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको परचेज कर लेते हो। इससे क्या होता है, एक तो शॉप का खर्च बच गया, उसके बाद दूसरा मैन्युफैक्चरर से सीधा आप तक आ गया, कुछ कमीशन फ्लिपकार्ट लेगी, लेकिन कहीं न कहीं ये मार्केट से 4-5% सस्ता ही पड़ जाता है। कारण क्या है कि बीच में रिटेलर होलसेलर नहीं आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूज किया गया है एग्रीकल्चर के फील्ड में भी। यहाँ पे फार्मर और जो व्यापारी हैं, जो रिटेलर है, उनके बीच में ई-नाम प्लेटफॉर्म को रखा गया है और जो रिटेलर्स है उनको हटाया गया है यहाँ से। तो इससे क्या होगा, जो बिचौलिए हैं, ब्लैक मार्केटिंग है, ये भी कम होगा, प्लस फार्मर को प्रॉपर करेक्ट प्राइस मिलेगा, उसके प्रोडक्ट का करेक्ट प्राइस मिलेगा। कैसे, यहाँ पे भी APMC में ई-नाम इनको, मतलब आप ये समझो कि APMC एक बड़ी बॉडी है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहने का ई-नाम को चलाना। अब क्या होता है कि ई-नाम के तहत एक फार्मर जाएगा ऐसे APMC में, वो अपने प्रोडक्ट को दिखाएगा कि उन्होंने इस तरीके के चावल को उगाया एग्जाम्पल के रूप में। अब वो बैठ करके उसका रेटिंग करेंगे, क्वालिटी असेसमेंट करेंगे और उसको कुछ ना कुछ रेटिंग देंगे, ठीक है। अब उसको ऐसा नहीं कि फार्मर को पूरा, अगर उसके पास 1000 टन तो 1000 टन लाना पड़ेगा, वो 1000 टन को वो वेयर हाउस में रखा सकता है, जो भी वेयर हाउस से रजिस्टर्ड है वहाँ पे वो जाके उस प्रोडक्ट को रख देगा और वहाँ से कुछ कंटेंट लेकर के आएगा जिसका वो क्वालिटी असेसमेंट कराएगा। उसके दिखाने के बाद में उसको ई-नाम प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया जाएगा कि ये चावल है, फोटोज़ वगैरह डाल करके इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड है जो भी मेंशन कर देंगे। अब जो रिटेलर, सपोज ये उत्तर प्रदेश का कोई राइस प्रोड्यूसर है, उसने डला दिया ई-नाम पे, अब केरल के किसी राइस परचेजर को या रिटेलर को वो चावल चाहिए तो वो ऑनलाइन सर्च कर लेगा, वो वहीं से ऑर्डर देगा
और वो उसको डिलीवरी कहाँ से मिलेगी, उस वेयर हाउस से मिलेगी जहाँ पे उसने उस प्रोडक्ट को जमा कराया फार्मर ने, उसका फार्मर को पेमेंट हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर बिचौलिए नहीं रहेंगे, सीधा डायरेक्ट चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फार्मर का बचा। जब वो एक मंडी से 2 मंडी लेके जाता है तो बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे शायद समझ जाएंगे। 585 मंडी है 16 स्टेट में जो ई नाम पे इंटीग्रेट हो चुकी है। ई नाम प्रोवाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स रिमोट बिडिंग एंड मोबाइल बेस्ड एनी टाइम पेमेंट फॉर विच ट्रेडर डू नॉट नीड टू ऑर्डर फिजिकल में। ट्रेडर को भी नहीं है ना, उसको भी नहीं जाके देखना है, उनका भी टाइम बचेगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। और क्योंकि गवर्नमेंट क्वालिटी असेस करके बता रही है कि भाई ये इस क्वालिटी का है, इसका ये रेट है, ठीक है। इट विल हेल्प, तो आप देख लेना पूरा। अच्छा, कोविड-19 के सेंस में क्यों है, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है भाई। आप किसान का अगर सामान न बिकेगा तो वो खेती कैसे कर पाएगा। उनका सामान भी बिक जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाए, ज़्यादा टेंशन भी ना हो, इस लॉकडाउन के फेज़ में जाना आना भी ना पड़े, और मेरा सारा काम है। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज है। आप याद रखिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई टेक्नोलॉजी कैसे फार्मर्स को हेल्प कर रही है, आपको बताना है। ई नाम है, APMC है, और भी इनिशिएटिव्स है, हालांकि यहाँ पे भी ये 2 चीज़ है, ठीक है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज बहुत फैक्चुअल है, इंडिया और USA के बीच में, ठीक है। और नेवाडा में पहली बार 2008 में हुआ था। और ये क्या है, इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, सुखोई और जागुआर ये सब चीज़ें हैं, तो उतना काम का नहीं है, बस एक दिमाग में रखिएगा। बैंकिंग में पूछते हैं अगस्त वनम, ये भी कोरोना के सेंस में ही है। हर एक क्वेश्चन देखें आप कहीं ना कहीं कोरोना से जुड़ा हुआ है, फैक्चुअल है बिल्कुल, ठीक है। 1997 में अगस्त वन बायोलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, ये बैंक में क्वेश्चन बन जाएगा आपका। किधर है, तो केरल में, तिरुवनंतपुरम के पास में लोकेटेड है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इतने बड़े एरिया में फैला है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यूस टू नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पिपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसलिए बस इसको यहाँ रखा गया है क्योंकि ऐसे जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह न्यूज़ में होते हैं वो पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगस्तमलाई, ये पीक भी जो है ये इसी के आसपास में है, तो ये अगेन किधर है, तो केरल में है। ऐसे ही क्वेश्चन तो उठाते हैं आपसे। और बायोलॉजिकल पार्क यहाँ देख लेते हैं, अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये याद रखिएगा किधर है, वेस्टर्न घाट के एंड में है, यानी कि केरल में लोकेटेड है, ठीक है। काफ़ी रेनफॉल होती है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, सॉरी मतलब डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, फॉरेस्ट काफ़ी है। और ये तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, यानी कि केरल और तमिलनाडु ये दोनों में फैला हुआ है, रिच डाइवर्सिटी का एरिया है, ठीक है। ये एंड है, नेक्स्ट लेक्चर जो है ये हम लोग कल देखेंगे इसको, ठीक है। थैंक्स। सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा, कुछ चेंजेस करना हो तो आप बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा।